फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे बैंक के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में कि हमारे देश में बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसा है, बैंक क्या क्या काम करते हैं। ठीक है। और बैंक कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो बैंक क्या होता है, अगर हमसे कोई नॉर्मली पूछता है तो हम यही बोलते हैं कि जहाँ पे हम पैसा हमारा जमा करवा सकें, तो मतलब जो हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करे, और जहाँ से हम पैसा उधार ले सकें, मतलब जो हमें लोन प्रोवाइड करे, वो क्या होगा, हमारे लिए बैंक होगा। तो यही बोल रखा है, बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो हमसे क्या लेती है, डिपॉजिट्स लेती है, और हम उसके बदले क्या देती है, मतलब लोन्स क्रिएट करती है, मतलब क्रेडिट क्रिएट करती है। ठीक है। कैसे क्रिएट होता है क्रेडिट, जब लोन्स दिए जाते हैं लोगों को, तो डायरेक्टली उन्हें वैसे पे ना करके उनके खाते में जमा करवाए जाते हैं। उसके हेल्प से बैंक क्या क्रिएट करती है, क्रेडिट क्रिएट करती है। इसके अलावा भी बैंक्स हैं, वो बहुत सारी अदर्स फाइनेंशियल सर्विसेज भी देते हैं, लाइक लॉकर फैसिलिटी देते हैं, हमारे चेक को क्लियर करवाते हैं। ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बैंक है ना इन सभी चीज़ों का एक सुपर मार्केट, क्योंकि जब हम किसी मार्केट में जाते हैं, सुपर मार्केट में, तो वहाँ पे हमें अलग अलग प्रकार की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। वैसे ही बैंक भी एक डेस्टिनेशन है जहाँ पे हमें बहुत सारी सर्विसेज मिलती है। जो बैंक होता है हमें पता है, उसको हम टू पार्ट्स में बांट सकते हैं। मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, उसके पास या तो असेट्स होंगे और एक लायबिलिटी। असेट्स मतलब जो वो लोन दे रहा है, क्योंकि देखो बैंक ने लोन वगैरह दिया अगर किसी को, तो उसे पता है कि वो उसकी पास वापस आएगा, क्योंकि वो उसने उधार दिया है। जबकि जब बैंक के पास हम डिपॉजिट करवाते हैं तो वो बैंक के लिए लायबिलिटी होती है, क्योंकि बैंक को एक टाइम के बाद हमें वापस देनी है। तो यही बोल रखा है कि जो असेट्स होती है बैंक की, वो होती है लोन एंड एडवांसेज। तो जो लोन होते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों नेचर के होते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब जो एक साल से ज़्यादा पीरियड के लिए होते हैं, और शॉर्ट टर्म मतलब जो एक साल से कम पीरियड के लिए होते हैं। और एडवांसेज मतलब जो हमेशा शॉर्ट टर्म नेचर में होती हैं, लाइक एज ओवरड्राफ्ट है, कैश क्रेडिट है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल है। तो अगर हमसे कोई पूछ लेता है कि ओवरड्राफ्ट क्या है, तो हम क्या बताते हैं कि जैसे कोई भी कस्टमर है बैंक का, और उसके बैंक में है ना 5,000 रुपये हैं, और उसको 6,000 की ज़रूरत है, और वो बैंक का बहुत ज़्यादा रेगुलर कस्टमर है, ट्रस्टवर्थी है। तो बैंक क्या करता है, उसे ना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है कि रिक्वायरमेंट के टाइम पर उसके खाते में जितने पैसे हैं ना, वो उससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकता है। उसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये नॉर्मली किन को दी जाती है, जो करंट अकाउंट होल्डर होते हैं, मतलब जिनका करंट अकाउंट होता है। और प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है उसके अंतर्गत भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी गई थी 10,000 रुपये तक की। कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट क्या होता है, देखो लोन का मतलब तो हो गया कि पैसे दे दिए हमने उधार। ऐसे कैश क्रेडिट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैश क्रेडिट में क्या होता है कि जो कस्टमर है, जो हमसे उधार लेने आए हैं, उसे उसके हाथ में पैसे ना दे करके, बल्कि वो पैसा कहाँ जमा करवाया जाता है, बैंक में, उसके खाते में। और वो ना जितने पैसे उस खाते से निकालता है, यूज करता है ना, उस पर चार्ज लिया जाता है इंटरेस्ट का। जबकि लोन के केस में क्या होता है, जितना उसने उधार ले लिया, अब वो चाहे यूज करे ना करे, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो वो होता है हमारा कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट होता है वो किस पर चार्ज होता है, जो अमाउंट एक्चुअल में उसने कस्टमर ने विड्रॉ किया अपने खाते से। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, देखो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा 11th में, बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें क्या होता था, ड्रॉअर होता था, ड्रॉवी होता था, पे होता था। कि ड्रॉअर एक बिल लिखता था, ड्रॉवी से साइन करता था, और पे वो पे करता था। वैसे ही होता है ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ठीक है। इसमें लगा लो एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है। जो मिस्टर ए ने कुछ सामान बेचा मिस्टर बी को, मिस्टर बी बोला मैं तेरे को ना 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा, मतलब इसने एक बिल साइन कर दिया 2 महीने का। लेकिन मिस्टर ए को पहले रिक्वायरमेंट हुई पैसे की, वो बी के पास गया, लेकिन बी तो बोला भाई मैं तो तेरे को 2 महीने बाद दूंगा। तो ए क्या कर सकता है, उस बिल को ले जाकर बैंक से डिस्काउंट करवा सकता है। इसके बदले बैंक क्या करेगा, कुछ अपने चार्जेस काटेगा और बाकी पेमेंट मिस्टर ए को कर देगा। ठीक है। तो इसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ठीक है। लायबिलिटी, अब आती है लायबिलिटी मतलब डिपॉजिट्स। जो डिपॉजिट्स होते हैं, तो डिपॉजिट टू टाइप्स की होती है हमारी, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिमांड। मतलब जो डिमांड पर पेबल हो, जैसे ही हम बैंक में जाएं, हम डिमांड करें पैसे की, और बैंक हमें वो पैसे पे करेगा उसी टाइम, तो वो डिमांड डिपॉजिट। जबकि टाइम डिपॉजिट होती है जो एक फिक्स पीरियड के लिए होती है। ठीक है। इन्हें टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट हमारी कासा होती है, मतलब करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, दो अकाउंट आते हैं इसके अंदर। करंट अकाउंट के लिए मिनिमम जो एज होती है वो 18 साल होती है, जबकि सेविंग अकाउंट के लिए जो मिनिमम एज होती है वो 10 साल होती है। लेकिन जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें जो ट्रांजेक्शन्स की जो लिमिट है ना वो होती है, मतलब बैंकों के अकॉर्डिंग वैसे डिफरेंट कर सकता है।
तो कहते हैं कि जो करंट अकाउंट होता है वो नॉर्मली जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना वो रखते हैं, क्योंकि इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम होती है, या तो होती ही नहीं या बहुत कम होती है, क्योंकि ये एक प्रकार की सर्विस देता है जो भी कस्टमर्स होते हैं उन्हें, बिजनेसमैन को क्या कि वो बहुत सा, क्योंकि करंट अकाउंट वो नहीं बिजनेसमैन को रखे, मतलब नॉर्मली वही बिजनेसमैन रखते हैं जो बहुत ज़्यादा डीलिंग करते हैं, ठीक है। और सेविंग अकाउंट जो जैसे नॉर्मली हम जैसे जो स्टूडेंट वगैरह होते हैं जो रखते हैं, ठीक है। तो इस पे इंटरेस्ट रेट नॉमिनल होती है, थोड़ी होती है। टाइम डिपॉजिट जो एक फिक्स पीरियड के लिए होता है, फिक्स डिपॉजिट मतलब जो एक फिक्स पीरियड के लिए हो गया, ठीक है। इसमें फिक्स डिपॉजिट लगा ले, आपने अगर 7 साल के लिए पैसे जमा करा हो तो 7 साल से पहले आप नहीं निकलवा सकते। अगर आप निकालते हो तो आपको वो इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगी जो आपने एक्चुअल में डिसाइड हुई थी जमा करवाते टाइम। तो फिक्स डिपॉजिट मिनिमम 7 दिन के लिए जमा करवा सकते हो और मैक्सिमम 10 साल के लिए। और रिक्यूरिंग होती है जो रेगुलर इंटरवल पे होती है, लाइक 6 महीने के लिए, 2 मंथ के गैप पे, इस टाइप से। तो इसमें मिनिमम 6 महीने के लिए और मैक्सिमम 10 साल के लिए जमा करवा सकते हो। तो ये हमारे क्या थी, जो बैंक होता है उसके एसेट्स और लायबिलिटी का क्लासिफिकेशन था, समझाया गया था। अब बात आते हैं बैंक कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। तो नॉर्मली तो बैंक हमें पता है भाई, वही डिपॉजिट लेना और लोन देना का काम करता है, लेकिन इसके फंक्शन को 2 पार्ट्स में बांटा गया, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में वही डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन देता है। तो प्राइमरी में डिपॉजिट वही कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स और रिक्यूरिंग। और लोन्स में वही ओवरड्राफ्ट, कैश, क्रेडिट, लोन और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ये हम पढ़ चुके हैं। अब उसके अलावा बात आती है सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शंस लाइक एज भाई चेक को कलेक्ट करने का, फंड्स को एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर करने का। जैसे भाई हमने बैंक को बोल दिया कि भाई तू मेरी इलेक्ट्रिसिटी के बिल पेमेंट कर देगा, तो एक पीरियोडिक पेमेंट करने का, पोर्टफोलियो मैनेज करने का, एजेंसी के और भी फंक्शन जैसे हमारे लिए शेयर वगैरह खरीद दे। यूटिलिटी फंक्शन लाइक ड्राफ्ट, लॉकर की फैसिलिटी देता है, हैंड राइटिंग का काम करता है, सोशल वेलफेयर का काम करता है, ठीक है। तो ये बैंक के और भी अदर फंक्शंस होते हैं उसके मेन फंक्शन के अलावा। अब बात आती है बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसा है इंडिया के अंतर्गत। तो बैंकिंग स्ट्रक्चर मतलब जो बैंक है उसमें हमारा मेन बैंक होता है आरबीआई। आरबीआई मतलब जो सेंट्रल बैंक है, जो हमारा अपेक्स बैंक है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, इसको बताया जाता है शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक में। शेड्यूल्ड बैंक मतलब जो आरबीआई के अंतर्गत सेकेंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड होते हैं वो हमारे शेड्यूल्ड बैंक में आते हैं, और जो नहीं होते वो नॉन शेड्यूल्ड में। जैसे स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम एक नॉन शेड्यूल्ड बैंक है। तो आरबीआई एक 1934 के सेक्शन 2 में जो रजिस्टर्ड होते हैं वो बैंक हमारे शेड्यूल्ड बैंक होते हैं। शेड्यूल्ड बैंक में अब बात आते हैं कॉमर्शियल बैंक और नॉन कॉमर्शियल। तो कॉमर्शियल भाई कॉमर्शियल पर्पज के लिए, जिनका मेन मोटिव मोस्ट ऑफ प्रॉफिट होता है, जो डीलिंग में इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, जो पब्लिक से डायरेक्टली डील करते हैं। नॉन कॉमर्शियल जिनका मेन पर्पज होता है डेवलपमेंट या जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाए जाते हैं, जिन्हें स्पेशलाइज्ड बैंक भी बोलते हैं, लाइक नाबार्ड है, ठीक है, एक्सिम बैंक है, सिडबी है, एनएचबी है। नाबार्ड लाइक है जो रूरल प्रोवाइड मतलब जो भी हमारे लोग होते हैं गाँव वगैरह में उन्हें एम्प्लॉयमेंट देता है। एक्सिम बैंक जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड होता है। सिडबी है जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक है, ठीक है। इनको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो देखो कॉमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक वो होता है जिसमें जो मेजॉरिटी ओनरशिप होती है ना वो हमारी गवर्नमेंट के पास होती है। प्राइवेट सेक्टर बैंक वो होते हैं जिनमें जो मतलब जो ओनरशिप होती है ना वो किसी इंडिविजुअल के पास होती है। किसके पास होती है? इंडिविजुअल, ठीक है। लाइक एज एग्जाम्पल दे ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। और या कह सकते हो कि जो 51% से या उससे ज़्यादा जो मतलब ओनरशिप होती है ना वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में हो तो वो प्राइवेट सेक्टर बैंक। फॉरेन बैंक वो होते हैं जिनकी जो ब्रांच है ना वो हमारे देश में नहीं है बल्कि फॉरेन में है। तो ये है सिटी बैंक है, HSBC बैंक है। रीजनल रूरल बैंक मतलब जो एक स्पेसिफिक रीजन वगैरह के लिए खोले जाते हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लोकल एरिया बैंक है ना वो 1996 में आए थे। और जो लोकल एरिया बैंक है ना उनकी को मिनिमम है ना 5 करोड़ कैपिटल की ज़रूरत होती है स्टार्ट करने के लिए। मतलब जो लोकल एरिया बैंक होते हैं जब अगर आप उन्हें खोलना चाहते हो तो आपको मिनिमम 5 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है। मतलब एक टाइप से कहें तो ये इनकी मिनिमम कैपिटल है, क्योंकि जैसे हम भी कोई बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं तो हमें पैसे की ज़रूरत होती है, वैसे इसमें दे रखा है। एट प्रेजेंट ना 2 लोकल एरिया बैंक्स हैं हमारे देश में। एक तो है कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड और एक है कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, ठीक है। फिर बात आती है कोऑपरेटिव बैंक्स। तो जो कोऑपरेटिव बैंक मतलब हिंदी में बोल देते हैं सहकारी बैंक। ये अर्बन भी होते हैं, रूरल भी होते हैं। रूरल के अकॉर्डिंग ये थ्री टायर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी जो मतलब गांव के लेवल पे होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, ठीक है।
तो अब बात आती है स्मॉल बैंक एंड पेमेंट बैंक। तो पहले हम इन्हीं को ही डिटेल में समझते हैं। तो हमारे देश में प्रेजेंट 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं और 6 पेमेंट बैंक हैं। तो अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना चाहते हो, स्मॉल बैंक खोलना चाहते हो, तो आपके पास मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है, जबकि पेमेंट बैंक खोलने के लिए आपको ऐसे किसी भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती। स्मॉल बैंक को खोलने के लिए मिनिमम कैपिटल 200 करोड़ होती है। एट प्रेजेंट ये 300 करोड़ कर दी गई है। ठीक है, तो आपको जो भी ऑप्शन मिले आप उसके अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हो। और पेमेंट बैंक के लिए आपको 100 करोड़ चाहिए। एफडीआई की लिमिट दोनों के लिए सेम होती है 74%। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं वो लोन देते हैं, जबकि पेमेंट बैंक कोई लोन नहीं देते। जो स्मॉल बैंक होते हैं वो क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, लेकिन पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करते, बल्कि हाँ ये डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड ये सब दे सकते हैं। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना वो हमारे उषा थ्रोट कमेटी की रिकमेंडेशन पे आए थे, जबकि पेमेंट बैंक है वो नचिकेत मोर कमेटी, नचिकेत कमेटी बोल देते हैं, नचिकेत मोर कमेटी बोल देते हैं। स्मॉल जो बैंक होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, मतलब हर प्रकार का सा हो, ठीक है, राफा हो। जबकि जो पेमेंट बैंक होते हैं वो सिर्फ ना कासा को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, राफा को मतलब टर्म डिपॉजिट वगैरह को एक्सेप्ट नहीं करते। इसमें जो डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है, मतलब आप कितनी भी अमाउंट जमा करवा सकते हो, जो कि पेमेंट बैंक में आप 2 लाख रुपए तक ही जमा करवा सकते हो। पहले ये 1 लाख थी ये लिमिट, अभी बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। फिर जो पहला बैंक था हमारे देश में स्मॉल फाइनेंस बैंक था वो था कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका हेडक्वार्टर जालंधर में है। और पहला पेमेंट बैंक था एयरटेल पेमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। कन्वर्जन, अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक है वो अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है अगर उसके पास 100 करोड़ रुपए है, मतलब लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन एक कंडीशन ये होती है कि उसे अपने जो पैसे हैं ना उन्हें 300 करोड़ करना पड़ेगा अपने कैपिटल को 5 साल के अंतर्गत। और अगर एक पेमेंट बैंक है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना चाहता है तो उसे 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। जो हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं उन्हें लाइसेंस मिलता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 22 के अंतर्गत, और पेमेंट बैंक को भी इसी सेक्शन के अंतर्गत लाइसेंस मिलता है। और जो हमारे पेमेंट बैंक होते हैं चाहे हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं उनके लिए कंडीशन होती है कि उन्हें ना अपनी जितनी भी ब्रांच खोलने उसका 25% है ना रूरल एरिया में, मतलब जहाँ पे कोई बैंक नहीं है अनबैंक एरियाज में खोलना, और कहाँ पे अनबैंक एरियाज में। और प्रिंसिपल अप्रूवल लाइसेंस पीरियड का मतलब ये होता है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर आपने खोला और जो लाइसेंस मिला वो 18 महीने तक वैलिड होगा, उसके बाद आप उसे रिन्यू करवा सकते हैं। और स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना वो 8 साल के अंतर्गत से मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकते हैं, और इनके लिए 15% कैपिटल एडिक्वेशन रेशो मेंटेन करना जरूरी होता है। अब अगर हमसे कोई पूछे कि कौन कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक है और या हमारे देश में कौन कौन से स्मॉल पेमेंट बैंक है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो वो हम देख सकते हैं। तो देखो पहला है जियो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में। दूसरा एनएसडीएल पेमेंट बैंक जिसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में। फिनो पेमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर मुंबई है, इसकी टैगलाइन है कदर आपकी मेहनत की। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, इसका जो टैगलाइन है वो है आपका बैंक आपके द्वार। पेटीएम पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर नोएडा में है, ठीक है, पेटीएम को हम बोलते हैं ना। टैगलाइन है इसकी सिंप्लीफाइंग पेमेंट फॉर इंडिया। एयरटेल पेमेंट बैंक न्यू दिल्ली, टैगलाइन है बैंकिंग इज एट योर फिंगरप्रिंट। भारत स्मॉल फाइनेंस बैंक है हमारा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान में है। टैगलाइन है चलो आगे बढ़े। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है जालंधर पंजाब में। टैगलाइन है विश्वास से विकास तक। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में। टैगलाइन है इट्स फन बैंकिंग। सूर्योदय मतलब सूर्य उदय कहाँ पे, नई मुंबई में। टैगलाइन है बैंक ऑफ स्माइल। उज्जीवन बेंगलुरु कर्नाटक, और इसकी टैगलाइन है ब्लीड ए बेटर लाइफ। उत्कर्ष वाराणसी यूपी में है। टैगलाइन है आपकी उम्मीद का खाता। इशाफ त्रिशूर केरला। टैगलाइन है जॉय हो बैंकिंग। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु कर्नाटक में है। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर गुवाहाटी आसाम। टैगलाइन है योर डोर स्टेप बैंकर। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर यूपी सहारनपुर में। और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। पहले 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक होते थे, अब एक नया बनाया यूनिटी, ठीक है। तो ये हमारे कितने हो गया, 12 हो गए। अब बात आते हैं रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में, ठीक है। तो ये अभी हमारे शेड्यूल्ड बैंक के अंतर्गत आते हैं। तो जो एक रीजन में काम करते हैं ये एस्टेब्लिश हुए थे 2 अक्टूबर 1975 को। जो पहला आरआरबी था ना वो था हमारा प्रथमा ग्रामीण बैंक, ठीक है।
कहाँ पे, मुरादाबाद यूपी में। और इसका स्पॉन्सर बैंक था सिंडिकेट बैंक, जिसको अब बदल के कौन कर दिया गया, मतलब नया स्पॉन्सर को नया प्रथमा का पीएनबी, मतलब पंजाब नेशनल बैंक। इसके लिए इनिशियल कैपिटल की जरूरत होती है 5 करोड़। और कमेटी है इसकी, मतलब किसकी कमेटी की रिकमेंडेशन पे आरआरबी बने थे, वो थी मिस्टर नरसिम्हन की मतलब रिकमेंडेशन पे। जो आरआरबी एक्ट है ना वो 1976 में पास हुआ। देखो जो आरआरबी था वो एस्टैब्लिश तो 1975 में हुआ, लेकिन जो एक्ट था ना वो 1 साल बाद पास हुआ। पहले हम मोस्टली एक्ट पास करते हैं फिर एस्टैब्लिशमेंट होती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। ये वर्क करते हैं किसके अंदर, नाबार्ड के अंदर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत। कंट्रीब्यूशन किस में करते हैं, तो देखो जो आरआरबी की कैपिटल है उसमें किस किस का कंट्रीब्यूशन होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है 50%, स्पॉन्सर बैंक का 35%, स्टेट गवर्नमेंट का 15%। और ये आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, लेकिन सुपरवाइज इन्हें करता है नाबार्ड। और जो भाई आरबीआई आरआरबी बने थे ना पहली बार, तो उस टाइम पे 5 थे हमारे देश में। कहाँ कहाँ पे, मुरादाबाद यूपी में, गोरखपुर यूपी में, भिवानी हरियाणा, जयपुर राजस्थान, मालदा वेस्ट बंगाल, गोवा एंड सिक्किम में कोई भी आरआरबी नहीं है। मतलब ये वो 2 स्टेट हैं जहाँ पे कोई भी आरआरबी नहीं है। प्रेजेंटली अगर पूछे ना तो हमारे देश में 43 आरआरबीज हैं। और लेकिन अब बात करें तो आरआरबी अमेंडमेंट बिल भी पास हुआ है 2014 में, लेकिन अभी तक ये पार्लियामेंट से पास नहीं, मतलब पार्लियामेंट से नहीं गुजरा है, उससे परमिशन नहीं मिली, उस पर सिग्नेचर नहीं हुए। ठीक है, इसीलिए ये अभी लागू नहीं होता, इसकी कंडीशन हम नहीं मानते। तो पहले वाला जो है हम उन्हीं की कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये आए 2 अक्टूबर 1975 को। 43 हमारे देश में एट प्रेजेंट है। किसी की कमेटी की रिकमेंडेशन पे, नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पे आए हैं। देखो एक चीज़ हमने पढ़ी थी स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में और पेमेंट बैंक के बारे में, तो ये आए क्यों थे, तो ये आए थे फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए। तो एक वर्ड है ना फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये होता क्या है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन देखते हैं। तो देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या था, इसका मेन पर्पज़ ये था कि जो भी लोग हैं, जो भी पीपल हैं, जो मतलब बैंकों से कनेक्टेड नहीं है, जिनके भी बैंक में खाते नहीं हैं, उनके खाते खुलवाना। क्योंकि नॉर्मली क्या होता था पहले कि अगर आप बैंक में अपना खाता खुलवाना चाहते हो, अगर अकाउंट खुलवाना चाहते हो, तो आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता था वहाँ पे। अलग अलग बैंकों के अकॉर्डिंग वो अलग अलग हो सकता था, कहीं पे 100 रुपये, 500 रुपये, 1000। ठीक है, ये आज के टाइम में भी है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों को बैंकिंग सर्विसेज देने के लिए, उनको बैंकिंग से कनेक्ट करने के लिए वो फाइनेंशियल इंक्लूजन लेके आई। क्योंकि सरकार भी आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी सर्विसेज देती हैं जो बैंकों के थ्रू दी जाती है। लाइक आज के टाइम पेंशन दी जाती है, वो आप डायरेक्टली खाते में आती है, तो उसके लिए भी आपका बैंक में खाता होना जरूरी है। ठीक है, और जो अभी 2-2 हज़ार रुपये आने लगे थे किसानों के लिए, वो भी किसमें, बैंक के खाते में। तो इस टाइप की सर्विसेज का फ़ायदा लेने के लिए भी लोगों का बैंकों से जुड़ना जरूरी था, इसीलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन लाया गया। ये आया 2005 में। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे, रंग राजन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। मतलब रंग राजन कमेटी ने बोला था कि एक जीरो बैलेंस अकाउंट, मतलब नो फ्रिल अकाउंट खोला जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले रिपोर्ट दी थी HR खान कमेटी ने। उसने ये बोला था कि हमारे देश की 64% पॉपुलेशन ऐसी है जिनका बैंकों में कोई खाता ही नहीं है। इसीलिए इस कमेटी ने बोला था कि जीरो बैलेंस अकाउंट मेंटेन, मतलब कि कोई भी अगर बैंक में खाता खुलवाने आता है तो उससे कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, फिर बाद में 2012 में जो नो फ्रिल अकाउंट था उसका नाम बदल कर दिया गया था BSBDA, मतलब बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, मतलब ये किसका इनाम था, नो फ्रिल अकाउंट का। एक पर्सन सिर्फ एक ही BSBDA खोल सकता था, क्योंकि नहीं तो फिर अलग अलग लोग क्या करेंगे, अलग अलग बैंकों में एक ही आदमी अलग अलग बैंकों में पता नहीं कितने अकाउंट खुलवा लेगा ऐसे तो। ठीक है, तो BSBDA को आप है ना जो NSA होता है, मतलब नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है, उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है ना उसमें आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। और आप एक ही बैंक में BSBDA और नॉर्मल सेविंग अकाउंट दोनों एक साथ मेंटेन नहीं कर सकते, आपको उनमें से एक तो बंद करना ही होगा। और अगर आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट को किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, BSBDA में कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, तो आपको ऐसा 30 दिनों के अंतर्गत करना होगा। आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट को 30 दिन के अंतर्गत बंद करना होगा। फिर बात आती है स्मॉल BSBDA। अगर आप बिना KYC के खाता खोलते हो, मतलब KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर, की आप अपने बारे में ज़्यादा आइडेंटिटी वगैरह नहीं देते बैंक को, क्योंकि KYC में आपका फोटो प्रूफ वगैरह आपकी आइडेंटिटी लगती है। तो उस टाइम पे आप सिर्फ मिनिमम बैलेंस एक टाइम पे सिर्फ 50,000 रुपये तक ही रख सकते हो अपने बैलेंस, मतलब आपके खाते में। और विड्रॉ आप एक महीने में सिर्फ 10,000 रुपये तक ही कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा।
और आप ना तो किसी दूसरे देश में पैसा भेज सकते, ना दूसरे देश से पैसा रिसीव कर सकते, रिमिटेंस नहीं होगा। और क्रेडिट लिमिट सिर्फ 1 लाख ही होगी एक साल में, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक साल में सिर्फ 1 लाख रुपए तक ही अपने खाते में जमा करवा सकते हो। ठीक है, फिर बात आती है प्रधानमंत्री जन धन योजना की, क्योंकि जो ये योजना है ना, ये इस जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। क्योंकि ये जो स्कीम थी 28 अगस्त 2014 को आई थी, इसके अंतर्गत क्या किया गया था, जो लोग थे ना उन्हें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी गई, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वगैरह दिया गया, डेथ कवर दिया गया। तो 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मतलब जब ये आई उस टाइम पे तो 5,000 ही देते थे, लेकिन बाद में ये 10,000 रुपये कर दिया गया था। लेकिन ये किन लोगों को मिलने लगी थी, जिनकी एज 18 से 65 साल के बीच में थी। 1 लाख एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता था पहले, लेकिन बाद में इसको बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया। और जो डेथ कवर था ना, वो सिर्फ मतलब जब पहले जब ये स्कीम आई थी ना, तो ये 28 अगस्त 2014 से 28 अगस्त 2018 तक थी, तो 2018 तक ही डेथ कवर था। लेकिन उसके बाद जब इसको आगे एक्सटेंड किया गया ना, तो जो डेथ कवर था उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत अगर हमसे कोई पूछे कब आई थी, तो 28 अगस्त 2014 को आई। ओवरड्राफ्ट मिलता है 10,000 रुपये तक का, और 2 लाख रुपये तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। तो ये हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह के बारे में था। और इससे आगे आने वाले पार्ट में हम नॉन शेड्यूल बैंक के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।